और इसमें भी हम लोग जब अगला टॉपिक करें, दैट इज मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद अ कॉर्ड और कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये सिलेबस में एसेट कहीं मेंशन नहीं है, वो ज़ाहिर है रिजल्टेंट फोर्स का टॉपिक है, तो रिजल्टेंट फोर्स में कुछ भी दे सकता है मुंह उठाकर। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक यानी पुली वाला जो कंटेंट है, पुली वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक ई कैट और एम डी कैट के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग जब, आप में से मेजोरिटी जब लोकल बोर्ड्स में आएगी और अगर लोकल यूनिवर्सिटीज में आगे एडमिशन लेगी और ई कैट एम डी कैट की तरफ जाएगी, तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पर इस तरह के कंटेंट पढ़ाए जाते हैं। और हमारे यहाँ के जो लोकल बोर्ड्स है उसमें ये कंटेंट मौजूद है, जो कि ए लेवल्स में एस नहीं पढ़ाया जाता, ना ए लेवल्स के अंदर एस मेंशन है कहीं पर, लेकिन उसके पास पेपर में ये क्वेश्चन मौजूद है। ये देखें सामने आपके, समझ रहे हैं, सामने क्वेश्चन आपके मौजूद है। तो इस वजह से मैं ये कंटेंट भी पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ वो क्वेश्चन भी हो जाएगा, और एक तरह से अगर आगे एमडी कैट या ई कैट के अंदर ये टॉपिक आ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये पुली है बेटा, और पुली के ऊपर दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि हैंग कर रहे हैं। अब आप मुझसे कहेंगे सर ऐसा कहाँ होता है, रियल लाइफ में एग्जांपल दीजिए। सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसका एलिवेटर है, लिफ्ट है। लिफ्ट में ऐसे ही होता है कि एक तरफ आपका एक मैस लगा हुआ होता है और एक तरफ एलिवेटर का बॉक्स होता है, ठीक है, कंटेनर उसका होता है। और मोट इस वजह से मोटर जो घूम ऊपर मोटर जो लगी होती है, उस मोटर को बहुत कम वर्क डन करना पड़ता है, बहुत कम एनर्जी लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा वर्क डन नहीं करना पड़ता। अगर ऊपर उस दूसरी तरफ मास ना लगाएं तो मोटर को बहुत ज्यादा पुल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और अक्सर पुलिस के अंदर, अक्सर जो एलिवेटर्स होते हैं उसमें एक पुली के बजाय मल्टीपल पुलिस भी होती हैं, 2 3 4 पुलिस भी होती हैं। क्लियर है? और जितनी ज्यादा पुलिस आप बढ़ाते चले जाएंगे उसका मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इट। कंसीडर करो कि ये एक पुलिस सिस्टम है भाई, उसमें यहाँ पर एक स्मॉल एम है, स्मॉल मास कनेक्टेड है, और इधर एक हैवियर मास है जो किसके साथ कनेक्टेड है। स्मॉल मास पे बनने वाला जो वेट है वो जाहिर है W2 है, उसको हमने W2 कर दिया, वो डाउनवर्ड है। और कैपिटल एम पे जो वेट बन रहा है वो W1 है, वो भी जाहिर है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर W1 का जो वेट है, लेट सपोज ये वेट है आपका, कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो यार, ठीक है, सपोज दैट कि ये जो वेट है, ये वेट है आपका 1000 न्यूटन, ठीक है। और ये वाला वेट जाहिर है कि ये वेट उससे कम है, तो ये वेट कुछ भी हो सकता है 300 न्यूटन। सो याद रखिएगा 1000 न्यूटन इज ग्रेटर देन 300 न्यूटन, तो मैंने यहाँ यही मेंशन किया है कि वेट 1 इज ग्रेटर देन वेट 2, और उसको साइज में भी जरा बड़ा दिखाया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। और उसको शो भी कैपिटल एम से किया है। क्लियर है? ये सिचुएशन है आप लोग के सामने। अच्छा जी, अब क्या होगा? अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि जब वेट 1 इज ग्रेटर देन वेट 2 है, वेट 1 इज ग्रेटर देन वेट 2 है, तो इसका मतलब है, इट इज अंडरस्टूड कि जो वेट 1 है, ठीक है, वो नीचे की तरफ आएगा, और ये जो वेट 2 है ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है? सही। इस केस के अंदर W जो कि वेट 1 है वो नीचे आ रहा है, टेंशन जो है वो ऊपर खींच रही है, तो दो फोर्सेस लग रही हैं इसके अंदर, एक है वेट 1, एक है टेंशन 1, ठीक है। टेंशन है, जाहिर है, कॉमन है। तो अगर वेट, मान लीजिए कि वेट आपका 1000 न्यूटन है, समझाने के लिए कह रहा हूं, और टेंशन 200, ठीक है। सो रिजल्टेंट फोर्स निकालनी होगी तो आप कैसे निकालेंगे? 1000 माइनस 200 करेंगे, दैट वुड बी योर रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा ही होता है। इसी तरह अब आप इसको देखिएगा कि यहाँ पर अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो W1 में से टेंशन को निकालना होगा। तो देखिए W1 में से टेंशन को निकाला और रिजल्टेंट फोर्स आ गई। क्लियर है? तो आपने W1 में से टेंशन को निकाला, रिजल्टेंट फोर्स आ गई। नाउ यू नो दैट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास किसका रखेंगे? ये कैपिटल एम का मास रखेंगे, तो कैपिटल एम रख दिया यहाँ पे, ठीक है, जो लार्ज बॉक्स था उसका मास। और यहाँ भी वेट किसका रखोगे भाई? ऑब्वियसली कैपिटल एम रखोगे, तो mg कैपिटल हो गया। सो इक्वेशन 1 बन गई, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma हो गई। क्लियर है? नाउ अब दूसरे बॉक्स की तरफ आओ। दूसरा बॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दूसरे बॉक्स में कि ये जो वेट है दूसरे बॉक्स में, ये वेट W2, ये W2 इस टेंशन के कंपैरिजन में कम है, यानी टेंशन इस वेट से ज्यादा है। इस वाली रस्सी के अंदर, रस्सी के इस वाले पार्ट के अंदर टेंशन वेट से ज्यादा है। यही रीजन है कि रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है इस वाले हिस्से के अंदर, इस वाले पार्ट में, ठीक है। यानी हो सकता है कि टेंशन वही 200 न्यूटन की हो, लेकिन यहाँ पर जो वेट हो सकता है वो 100 न्यूटन का हो। आ रही बात समझ में? तो अब रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 200 माइनस 100 इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स विच इज इक्वल टू ma। ऐसे ही करोगे। सो अब देखो 200 क्या था तुम्हारा? ये थी टेंशन जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी। सो दिस वुड बी टेंशन माइनस W, ये कौन सा है? W2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है? आ रही बात समझ में? सो अब देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी? टेंशन माइनस W2 रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है? आ गई सबको समझ में बात? प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ तक? ठीक है। तो मैंने एग्जांपल्स दे दे के आप लोग को समझाएंगे, वैल्यूज रख रख के समझाएंगे। सो यू हैव गॉट टू डिफरेंट वैल्यूज, टू डिफरेंट इक्वेशन। अच्छा, अब यहां तक पहुंच गए, P माइनस W2 फॉर दिस बॉक्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। और अब यहाँ पर वेट की जगह आपने स्मॉल m रखना है, तो स्मॉल mg हो गया। यहाँ रिजल्टेंट फोर्स की जगह स्मॉल ma रखना है, कैपिटल नहीं रखना, क्योंकि अब इस बॉक्स की बात हो रही है। ठीक है। नाउ यू हैव गॉट टू इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ऐड कर लें एक दफा ऐड कर लें। एक इक्वेशन ये है कि ये, अब एक इक्वेशन mg माइनस टी यहां से लेकर आए,
दूसरी इक्वेशन टी माइनस एम जी यहाँ से लेकर आए। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, एडिंग है ना, दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने पे माइनस टी, ये जो माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गया, माइनस टी प्लस टी कैंसिल, ऊपर से एम जी बचा, नीचे से स्मॉल एम जी बचा, तो ये एम जी हो गया। और जब ये दोनों ऐड होंगे तो कैपिटल एम प्लस ए, कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए, ये दोनों ऐड हो गए। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से जी कॉमन ले लीजिए, तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी, और यहाँ से एक्सेलरेशन कॉमन ले लीजिए, तो कैपिटल एम प्लस एम यहाँ से कॉमन निकल के, मतलब एक्सेलरेशन कॉमन निकल के कैपिटल एम प्लस एम आ जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, इसको वहां जाके डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए आपके पास जो बनेगा वो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, यानी मास ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट माइनस मास ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट प्लस मास ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट होल मल्टीप्लाई बाय जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बनेगा आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू, यानी इस रस्सी में कितनी एक्सेलरेशन हो रही है, ये यानी ये बॉक्स कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये बॉक्स कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। ठीक है, ये आपका होगा बेटा, बेसिकली ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी कैपिटल एम माइनस एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। क्लियर है? ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी जो मैंने यहाँ पर लिख दी है। क्लियर है? अच्छा, ये तो एक्सेलरेशन आ गई। सवाल है सर टेंशन कैसे निकालेंगे टी को? ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन में से वो कह रहा है कि टेंशन कैसे निकालेंगे। तो बेटा टेंशन निकालने का तरीका ये है कि इन दो इक्वेशन, ये जो दो इक्वेशन है इनको डिवाइड कर देंगे। अब आप, मैंने वो प्रोसेस नहीं शो किया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं समझी, मैंने इतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं समझी। आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा इस इक्वेशन को। ठीक है, इस इक्वेशन को डिवाइड करिएगा। आप जब डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पे साइड में कहीं बता देता हूँ। ठीक है, इधर कहीं पे लिख के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्या है, एम जी माइनस टी, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ बेटा और कोई रीजन नहीं है। एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी नीचे वाली, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ये आ जाएगी टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। आपने कुछ नहीं करना, इन राइट को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करना है। तो देखिए अब एक्सेलरेशन एलिमिनेट हो जाएगा और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी राइट और लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशंस को क्रॉस, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, आखिर में से टी अलग होगा, टी की एक वैल्यू आ जाएगी। जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो ये बनेगी 2 m अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इट्स नॉट अ बिग डील, इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी इक्वेशंस है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। अगर आप करना चाहें तो आप करें, नहीं करना चाहे तो ना करें, कोई जरूरत नहीं है अगर आप नहीं करना चाहें तो। ठीक है, अदरवाइज एक्सेलरेशन जो हमें चाहिए थी वो निकल के आ गई है। वो एग्जाम में टेंशन भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए टेंशन कैसे आ रही है। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वारी, कोई सवाल हो तो प्लीज मुझे बताओ, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। जी भाई, जी बच्चों, कोई क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? जी बच्चों, मूव करूं आगे? चलो, अच्छा अब आगे चलते हैं। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, इट्स विंटर 17 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन 10। देखो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे जंप किया मैंने, पढ़ाने का मकसद ही यही था कि क्वेश्चन पे जंप करें। टू ब्लॉक of masses capital M and small m are joined by a thin string which passes over a frictionless pulley। ये बोलना जरूरी है, अगर पुली में फ्रिक्शन होगी तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, ये वाली नहीं आएगी। फिर बता रहा हूँ, एज शोन, वो कह रहे हैं वही वाला सिग्नल, सब कुछ वही है। द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल इज जी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ए ऑफ द टू ब्लॉक्स? बताइए चार में से कौन सा आंसर होगा? फिर बी होगा। मतलब मैं क्या इसमें क्या बताऊं यार, पूरी डेरिवेशन कर। हाँ, टेंशन भी दे सकता है, व्हाट इज द टेंशन? तो टेंशन के लिए फिर आपको दिमाग में रखना ये चीज। ठीक है, अदरवाइज आप सॉल्व कर लें। 1.5 मिनट से आपके पास, 1.5 मिनट है, आप थोड़ा सा उसको सॉल्व करें, 90 सेकंड्स है, आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अपना हाथ तेज रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा अब तो ये हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आ गया, चलो ये करके दिखाओ, ट्राई करो। ये पैसेंजर कार है, वो कितना है 520, और पैसेंजर कितना है 80, तो ये टोटल ये 600 हो जाएगा। सही है, और बैलेंसिंग वेट कितना है 640, ये 640 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैपिटल एम कर लो और इसको स्मॉल एम कर लो। ठीक है, अब एक्सीलरेशन निकालना है, निकाल लोगे? हाँ बच्चों, सही है, तो हो गया। क्या आंसर आ रहा है? बी आ रहा है। 0.32 मीटर पर सेकंड, 0.31 कुछ आ रहा होगा ना? जी 0.316 आ रहे हैं। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है ना? कितना रेलेवेंट क्वेश्चन है, कितना रेलेवेंट क्वेश्चन है। और एमसीक्यूज, लिटरली एमसीक्यूज का पेपर बच्चों का बुरा जाता है ये इसके अंदर। इस दफा बहुत ज्यादा मेहनत की मैंने, एमसीक्यूज के पेपर को भी इंक्लूड किया है। अगर आप मेरे लास्ट ईयर के लेक्चर्स देखे तो उनसे इसमें इतने एमसीक्यूज नहीं है। इस दफा मैंने बहुत एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, और बेतहाशा इंक्लूड किए हैं। तो आपको इंशाल्लाह लग पता जाएगा, आप जब खुद पेपर सॉल्व करे होंगे ना, यर्ली करने के लिए बैठेंगे, आपको लग पता जाएगा एक एक क्वेश्चन किया हुआ है इस पर।
मूव करूं आगे, आ जाएगा, दूसरी सिचुएशन आ रही है। अब देखो अब क्या है, when one object is hanged vertically while the other is at rest on frictionless surface, यानी एक ऑब्जेक्ट तो वर्टिकली हैंग है और दूसरा फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, कनेक्टेड वही पुली के साथ है, फ्रिक्शनलेस पुली के साथ है। अब एक्सेलरेशन क्या होगी? ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ फ्रिक्शनलेस लिखा हुआ है, बट अज्यूम दैट कि ये फ्रिक्शनलेस नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो आखिर में मैं उसमें उधर ले जाऊंगा आपको फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। शुरू में इनिशियली कंसीडर कीजिए कि फ्रिक्शन मौजूद है, शुरू में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है, ठीक है। बाद में फ्रिक्शन को हम जीरो करके रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अक्सर पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है, अच्छा, सरफेस की फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, ये सरफेस, इस सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ये यहां तक हमने पहुंचना है, तो इनिशियली मैं कंसीडर करूंगा कि इस सरफेस पे फ्रिक्शन है, यानी टेंशन अगर इसे इधर खींच रही है तो फ्रिक्शन इसको यहाँ रोकेगी, पीछे लेके जाएगी। ये बात याद रखिएगा कि फ्रिक्शन जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको वो बैकवर्ड लेके जाएगी, उसे रोकेगी, मतलब जाने से रोकेगी, ठीक है। अच्छा, सीन क्या है, पहली कंडीशन, ये M1, ये कैपिटल M है, ये W1 है, स्मॉल m है, ये W2 है, तो कैपिटल M जो है वो स्मॉल m से ज्यादा है, यानी इसका मास इसके मास से ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन लगाते हैं, तो चूंकि ये नीचे की तरफ आएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वेट होगा वो ग्रेटर होगा टेंशन से, टेंशन इसे अपवर्ड खींच रही होगी, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, W1 माइनस टेंशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, ऐसे ही है। तो देखो W1 माइनस टेंशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, वही ये वाला पार्ट वही है जो हम पहले कर चुके हैं। सो W1 की जगह mg कैपिटल M लिखोगे बिकॉज इसका मास है, टेंशन वही रहेगी, रिजल्टेंट फोर्स तो भी कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन होगा क्योंकि इसका मास है, ठीक। यहां तक ये इक्वेशन 1 बिल्कुल ठीक है, ठीक। अब आ जाओ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्मॉल m के ऊपर, ठीक है। यहां पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे, यहां पर टेंशन राइटवर्ड खींच रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्टवर्ड खींच रही है, रिजल्टेंट होगा टेंशन माइनस F इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। अब आप बोलेंगे सर एफ माइनस टेंशन क्यों नहीं होगा, इसलिए कि भाई ये जा रहा है यहाँ पे, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट साइड पे, तो जाहिर सी बात है टेंशन जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगी, अंडरस्टूड है, ठीक है, अंडरस्टूड है ना। ये यहाँ पे जा क्यों रहा है, क्योंकि टेंशन खींच रही, तो टेंशन अल्टीमेटली ज्यादा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, क्लियर है। तो देखिए टी माइनस एफ इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, ठीक। अब रिजल्टेंट फोर्स की जगह एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन कर लीजिए, ठीक है, कर लिया आपने। अब आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से क्या एलिमिनेट करना है, टेंशन को एलिमिनेट करना है ताकि एक्सेलरेशन निकाल सकूं, ठीक है। तो देखिए एलिमिनेट करने के लिए मुझे इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा, जैसे पहले ऐड किया था, ठीक। तो देखिए mg माइनस टी ये वाली इक्वेशन, ठीक है, और t माइनस एफ ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में अगर आप ऐड करते हैं तो t से t कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ से mg बचेगा, यहाँ से f बचेगा। तो देखिए mg माइनस एफ बचा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो t से t कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से mg बचेगा, यहाँ से माइनस एफ, तो देखिए mg माइनस एफ और ये दोनों भी ऐड होंगे तो mm यानी एम ए कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए, यानी दोनों की रिजल्टेंट फोर्सेस ऐड हो जाएंगी, ठीक। दोनों में मासेस कॉमन ले लीजिए, एक्सेलरेशन बचेगा, उसको यहाँ ले जाके डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आएगा वो एम जी माइनस एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आएगा, क्लियर। और अगर अब आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यहाँ से जो है वो जीरो कर दीजिए, अब आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जीरो कर दीजिए तो फाइनल फॉर्मूला बनेगा m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा g इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये एक्सेलरेशन बनेगा, क्लियर है। अगर आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जो है वो जीरो पुट कर दें, यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, यानी इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, इस वाली सरफेस के ऊपर, ठीक है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो, जीरो हो, जैसे हो सकता है ये आइस का बॉक्स हो, आइस का स्लैब हो जिसमें ये बॉक्स आगे जा रहा हो, तो आइस के ऊपर आप फिसलते हैं तो आपको एक अंदाजा है, स्लिप करते हैं, आपको अंदाजा है कि फ्रिक्शन को हम जीरो कंसीडर कर सकते हैं उस सरफेस के ऊपर, क्लियर है। आ रही बात समझ में, समझे नहीं समझे जी। सर ये एक्सेलरेशन सिर्फ एम की, नहीं 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 ना 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 भाई, जितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उतनी एक्सेलरेशन से ये राइट पे जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है। जाहिर सी बात है ऊपर भी ऐसी था कि जितनी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा उतनी से ये नीचे आएगा। अगर कभी एलिवेटर आपने देखा हो किसी मॉल्स के अंदर, तो वहां ये होता है कि एक जिस कंटेनर में वो लोग खड़े होते हैं, जिस बॉक्स के अंदर, वो ऊपर जाते हैं, वहां से दूसरी तरफ से वेट नीचे आ रहा होता है। कभी गौर कीजिएगा, एलिवेटर जो कि मॉल्स के अंदर लगा हुआ होता है, जो कि ओपन होते हैं, ग्लास के अंदर होते हैं, उनकी साइड में देखिएगा, पीछे की तरफ आप नजर दौड़ाएंगे तो वहां पर आपको वो वेट नीचे जाता हुआ नजर आएगा। जी, ये वही चीज है, पूरी की पूरी वही चीज है, ठीक है। आ रही बात समझ में, अब आपको ये समझ आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है यार, अब ये क्वेश्चन दिल तो बिल्कुल नहीं कर, सर आप वापस टेंशन का जो अभी फॉर्मूला है वो दिखा सकते हैं? हाँ, टेंशन का फ़ॉर्मूला भी लिख लो। मैंने क्यों जो है टेंशन को जो है वो डायरेक्टली लिखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद कर लें, बाकी कुछ नहीं करना। इन दोनों इक्वेशंस को अब आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे एक्सेलरेशन कैंसल हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो टेंशन की ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें भी आखिर में फ्रिक्शन 0 कर दीजिएगा। तो ये पार्ट 0 हो जाएगा तो एमएमजी अपॉन एम प्लस एम बचेगा। कर सकते हैं खुद आप, ठीक है?
इट्स नॉट अ बिग डील। क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है वैसे, ट्राई करेंगे आप लोग। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। इट्स विंटर 23 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 7। अगर अपने पास ओपन करना चाहे तो प्लीज ओपन कर लीजिए, ठीक है। इट्स विंटर 23 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 7। टू ब्लॉक ऑफ मासेस, टू ब्लॉक ऑफ मासेस 0.2 kg एंड 0.5 kg, ये 0.5 है, ये 0.2 है, आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन एक्सटेंसिबल बोलना, जो मैंने मेंशन नहीं किया वहां पे, ये बड़ा इसने, क्योंकि अगर ये एक्सटेंडेबल हुई, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है, और इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हुई, तो प्रॉब्लम ये है कि फिर एक्सेलरेशन वो नहीं आएगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो इसका इन एक्सटेंसिबल होना जरूरी है, यानी इसमें खिंचाव नहीं हो, यानी जरा सा खींचा और वो खिंचती चली गई इलास्टिक की तरह, ठीक है, वो वाला चीज नहीं हो। तो कह रहे हैं कि अच्छा, अब एक वर्ड यूज किया इसने, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। ये रफ का वर्ड है, रफ का मतलब इस सरफेस पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनलेस नहीं है। द ब्लॉक्स आर इनिशियली हेल्ड स्टेशनरी, the blocks are initially held stationary. The block of mass 0.2 kg rests on the rough horizontal surface. The block mass 0.5 kg is suspended in air. Air resistance is negligible. When the blocks are released, they have an acceleration of 2.0 meter per second square. What is the magnitude of friction force between block mass 0.2 and the rough surface? ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको अच्छी तरह से पता है कि उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी भाई, उसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। एक तरीका तो ये फॉर्मूले में रखो, इस फॉर्मूले में रखो भाई, इस फॉर्मूले में रखो, ये रहा, और इसमें थोड़ा सा रीअरेंज करो और आखिर में एफ निकाल दो। एक तरीका ये, तो पहले इससे कर लेते हैं, ठीक है। सो एम जी माइनस एफ है, यहाँ से कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ अपॉन, क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ, ठीक है। इसको उधर भेज दो और इसको पूरा इधर भेज दो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी माइनस एक्सेलरेशन इंटू, ठीक है। आ रही बात समझ। एम कितना है, 0.5 इंटू 9.81 माइनस एक्सेलेशन कितनी गिवन है, 2, तो 2.0 इंटू 0.5 प्लस 0.2। जी आंसर बताएगा कोई मुझे। सर फाइनल आंसर बता दो। हाँ हाँ, फाइनल आंसर बताओ। 3.5 राउंड ऑफ करके। 3.5, जी ठीक है। ये फॉर्मूले, जी सर, मेरा भी याद है। ये तो मैंने फॉर्मूले से किया ना, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप दो इक्वेशंस बनाकर भी कर सकते हो। ये पहले ये लिख लो, फिर मैं इक्वेशन से ही बता देता हूँ, वो भी बना सकते हो आप। वहां से आप कैंसिलेशन करोगे तो निकल के आ जाएगी एक्सेलरेशन। फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं है, फिर कह रहा हूँ फॉर्मूले के पीछे मत पड़ना, एग्जाम में फॉर्मूला नहीं आया फिर क्या करोगे। तो प्रोसीजर तो तुम्हें पता हो कि इक्वेशंस कैसे बनानी है। अब एक और तरीका, इक्वेशंस बनाइए। पहली इक्वेशन तो इधर से बनेगी, तो इसमें जाहिर है मैंने बताया था कि ये जो डाउनवर्ड वेट है वो जा रहा है, तो इसका वेट क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, अपवर्ड टेंशन है, तो चूंकि ये नीचे जा रहा है तो वेट टेंशन से ज्यादा है इसका, इस जगह पर, इस जगह पर वेट इज ग्रेटर देन टेंशन है, तो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वेट माइनस टेंशन। तो वेट कितना है, 0.5 इंटू 9.81 माइनस टेंशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, जो कि आएगी 0.5 इंटू कितना, ए। सही है, ये इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। अब ये 9.81 इंटू 0.5 करना, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। 9.81 इंटू 0.5 करो, कितना आता है, 9.81 4.9 4.905, बिल्कुल। सो दैट वुड बी 4.905 माइनस टेंशन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.05 टाइम्स एक्सेलरेशन। ये एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, से इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बनेगी, इस जगह से। सो ये यहाँ पर टेंशन जा रही है, टेंशन ज्यादा है तभी राइट साइड पे जा रहा है, सो टेंशन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स यानी एम ए। तो टेंशन माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम, एम कितना है, 0.2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, से इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दो, टेंशन कट जाएगी, तो टेंशन कटेगी, ऐड कर रहा हूँ दोनों को, तो 4.905 माइनस का टेंशन इज इक्वल टू 0.5 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है टेंशन माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, क्या होगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, ठीक है। दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा,
तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0.7 और यहाँ पे बचेगा एक्सेलरेशन और लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा 4। अच्छा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी रख ही देता हूँ, वो मैंने रखा नहीं, इन्होंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या मांगी है या दी हुई है, मांगी है, ठीक है कोई मसला नहीं है। अच्छा अब लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 4.905 माइनस का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब 4.905 माइनस का ये 0.75 लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, ये इसको इधर ले आओ उसको उधर फेंक दो, सही है। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन कितनी दी हुई थी बताओ, 2 दी गई है, 2। हाँ बस अब सॉल्व हो ही, 0.05 एग्जैक्ट आएगा। फिर भी एग्जैक्टली वही चीजें बनेंगी ना, ठीक है। सो अब ये इधर आ जाएगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये उधर चली जाएगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में तुम्हारे पास क्या चीज आती है, ये निकाल दी उसने, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है बताओ, 3.5 ही आ रहा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Let's talk about Newton's third law of motion. Actually, Newton's third law of motion states every action has equal and opposite reaction. They are same in magnitude but opposite in direction. बच्चों यहाँ तक तो सारी बातें अच्छी हैं, and वो अंग्रेजी की कहावत है and they lived happily ever, बस है ना, कितनी अच्छी स्टोरी है। अक्सर बचपन में जब मैं स्टोरीज पढ़ता था उसमें आखिर में यही होता था and they lived happily ever, लेकिन उसमें कभी एक जुमला ऐड नहीं होता था टुगेदर, मैंने उसमें ऐड कर दिया नहीं टुगेदर, ये टुगेदर नहीं है भाई, they lived happily ever, ठीक है, लेकिन अलग अलग, टुगेदर नहीं है। अब वो क्यों, वो टुगेदर अभी आएगा फुप्पो बन के, अभी देखिए कैसे। मसला क्या है कि आप लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, थर्ड लॉ मोशन पढ़ा है, लेकिन उसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपने नहीं पढ़ी, और आज मैं आपको बताऊंगा उस ना पढ़ने की वजह से एएस के अंदर आपको कितनी दिक्कत होगी, और आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह तो अब दिक्कत नहीं होगी आपको, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो समझिए कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कुछ बातें ऐसी हैं जो अब तक अनक्लियर है। जैसे मैं की पॉइंट से समझा रहा हूँ, की पॉइंट देखिए, पहला की पॉइंट कहता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, ये तो आपको पता है, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये भी आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। हाँ सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होनी चाहिए, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे। इस जी कशफ, सर हमने जो लेवल्स में पढ़ा था wasn't कि वो सेम ऑब्जेक्ट पे ही होता है लेकिन ना 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 ना, मैं अपनी डिग्री जला दूंगा अगर ये सेम ऑब्जेक्ट पे हुआ तो, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं अपनी डिग्री जला दूंगा। ऐसा नहीं है भाई, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे खुदा को मानो, क्या कर रहे हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे कशफ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट किडिंग, लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर ही है, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लग सकती। अभी बताता हूँ कैसे, रुकना जरा 2 मिनट, वो क्या कहते हैं, रुको जरा सबर करो, तो वो अभी देखना, ठीक है। तो आखिरी जो पॉइंट है वो है सेम टाइप की फोर्सेस होनी चाहिए, ये बड़ी अहम बात है कि सेम टाइप की फोर्सेस का क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊं कि नेचर के अंदर सिर्फ 4 फोर्सेस हैं जो अभी तक यूनिफाई नहीं हुई हैं, मैं चारों के नाम बताता हूं। पहली फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर। तो पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दूसरी जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड जो है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ है लास्ट वन वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके अलावा नेचर में कोई फोर्स और एग्जिस्ट नहीं करती। बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फोर्सेस या बेसिक फोर्सेस, मुझे यहाँ पे वर्ड लिखना चाहिए था, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल, यानी दुनिया की जितनी फोर्सेस हैं वो सारी की सारी का ताना बाना जाके इन 4 में से किसी एक फोर्स से जाके मिलेगा। देख लीजिए आप, लगाइए लगाइए, कोई फोर्स पे शर्त लगा लीजिए मेरी, उठाइए आप फोर्स, 4 फोर्सेस हैं, इनमें से किसी एक से जाके वो फोर्स मिलेगी। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो मैग्नेटिक फोर्स है, ये ऊपर वाली, ये पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग आगे जाके जनाब। अब आप अगले पे आइए, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर जाइए, दो दो सरफेस के रफ सरफेस के ग्रूव्स फटते हैं एक दूसरे पर, कौन सी फोर्स है, एटॉमिक लेवल पे जाइए तो आपको पता चलेगा कि एक सरफेस दूसरी सरफेस से जब कांटेक्ट में आती है ऐसे करके और वो फंसती है स्लाइड करते हुए या रोल करते हुए, तो इस सरफेस के यानी कि ये जो ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस, इसके इलेक्ट्रॉन यानी इस सरफेस का जो सबसे ऊपर का एटम है वो, और इस वाली सरफेस का सबसे जो निचला एटम है ये, इन दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम्स में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे, और यहीं से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगी जो कि कांटेक्ट फोर्स डेवलप करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्लाइड करते हुए।
आप निकाले ना, कौन सी फोर्स निकालेंगे? मैं 4 में से किसी एक से जाके जोड़ दूंगा उसको। निकाले आप फोर्सेस। नेचर की जितनी फोर्सेस हैं वो चारों की चारों से जाकर मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा पांचवी कोई फोर्स अभी तक नहीं है भाई। पहले 5 थी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, फिर फैराडे ने और मैक्सवेल ने आके यूनिफाई कर दिया। फिर 1979 में नोबेल प्राइज मिला डॉक्टर अब्दुल सलाम को, शेल्डन ग्लासगो को और एक और साइंटिस्ट है वेनबर्ग आइगस। उन्होंने क्या किया, इस फोर्स को और मेरे ख्याल में इस फोर्स को आपस में यूनिफाई कर दिया, लेकिन बड़े हाई टेम्परेचर पे। फिर बात करेंगे उस पार्टिकल पे जाके। एनीवेज, तो नेचर के अंदर ये 4 फोर्सेस हैं, ठीक है? तो न्यूटन का लॉ कहता है कि इक्वल अपोजिट जो रिएक्शंस है ना, उनकी टाइप भी सेम होनी चाहिए जनाब। यानी इन 4 में से अगर एक्शन इस फोर्स का है तो रिएक्शन भी इसी फोर्स का हो। अगर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स का है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक्शन तो ग्रेविटेशनल का हो और रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का हो। ये नहीं होना चाहिए भाई, ये नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है बात? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्शन ग्रेविटेशनल का हो, रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हो। ये हरकत नहीं होनी चाहिए। अब आइए देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, समझिए। देखिए, टेबल की एग्जांपल बहुत अच्छी है। बॉक्स रखा हुआ है जमीन के ऊपर, ठीक है? बुक रखी हुई है, आप खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। डाउनवर्ड वेट अप्लाई हो रहा है, तो वेट यहां से अप्लाई हो रहा है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। तो ये जो वेट है, ये क्या है? बेसिकली इस बॉक्स को अर्थ अप जो है अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है। तो ये जो वेट है इसका, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज एक्शनरी फोर्स। ये एक्शनरी फोर्स है जो कि एक्शन कर रही है। अब सवाल है इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, रिएक्शन फोर्स क्या होनी चाहिए, और आप दिखा क्या रहे हैं, यानी इस फिगर में दिखा क्या रहे हैं और असल में होनी क्या चाहिए। सुनिएगा, रिएक्शन में हमने क्या दिखाया कि ये जो सरफेस है अर्थ की, ये इसी बॉक्स को अपवर्ड पुश कर रही है। ठीक है, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, इसी बॉक्स को अपवर्ड पुश कर रही है। समझ आई आपको बात? आई या नहीं आई? समझ आई बेटे? अगर नहीं आई तो प्लीज मुझे बताओ। सर थोड़ी नहीं आई। मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इस बॉक्स को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो इस बॉक्स को खींच रही है। खींच रही नहीं खींच रही? पुल कर रही है। जी सर। अब सुनो, अब सुनो, ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स, ठीक है, इस पर इसको अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है, खींच रही है। बदले में, अच्छा, अब ये क्या है? दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? नॉर्मल का मतलब ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के ऊपर अर्थ की, दैट्स व्हाई वी कॉल इट नॉर्मल। कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कह रहे हैं कि ये कॉन्टैक्ट की जगह से पैदा हो रही है। ठीक है, कॉन्टैक्ट जहां पे है दोनों का, यानी इस बॉक्स का और अर्थ का, वहां से पैदा हो रही है, इसका ओरिजिन वहां से। ठीक है, अब सवाल है कि कॉन्टैक्ट फोर्स ये बिल्कुल जितनी वेट है इतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल है। तो अब ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये कहां जा रही है? ये अपवर्ड जा रही है, बिल्कुल जा रही है। ये कहां से पैदा हो रही है? ये यहां से, इनके दोनों के बीच में से, यहां से कॉन्टैक्ट से पैदा हो रही है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? बजाहिर देखने में लग रहा है कि न्यूटन का थर्ड लॉ तो अप्लाई हो रहा है कि वेट डाउनवर्ड है, ये एक्शन है, बदले में ये नॉर्मल है जो कि रिएक्शन है। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है ना? अगर ओ लेवल्स में होते तो यही सोचते, दिमाग में यही चलता। बताओ ना मुझे बेटे, यही था। ऐसे ही है। अब देखो मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझो। पहली बात तो ये कि दो वायलेशन हो रही है। एक तो ये फोर्सेस की टाइप अलग अलग है। ये वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स और ये नॉर्मल कांटेक्ट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जनाब, इसकी बेस पे जाइए तो ये जो बॉक्स है, इस ये और नीचे जो सरफेस है, ये इन दोनों सरफेसेस के जो एटम होंगे उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। यही वजह है वहां से ये फोर्स जनरेट हो रही होगी ऊपर, अपवर्ड। यस और नो? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दोनों की टाइप डिफरेंट है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहां अप्लाई नहीं होगा। उसकी कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो रही। समझे? समझ आया? दूसरी वायलेशन बता रहा हूं, दूसरी वायलेशन बता रहा हूं, कान खोल के सुनो। दूसरी वायलेशन सुनो, ये दोनों फोर्सेस की टाइप ही अलग है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो है वो बुनियादी तौर पे कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। गए, टाटा बाय बाय। दोनों की टाइप्स ही डिफरेंट है, तो कैसे न्यूटन का लॉ अप्लाई करोगे? इन दोनों फोर्सेस पर अप्लाई नहीं कर सकते आप। आपने ये दोनों पेयर फोर्सेस नहीं है ये। क्लियर है? अब पेयर फोर्सेस कौन सी होंगी? नेक्स्ट पे जंप करो। अब ये बॉक्स मैंने थोड़ा सा हाइट पे बनाया है, तो हो सकता है नीचे आ रहा हो, फ्री फॉल मोशन में हो ऐसे। तो आप देखिए, एक फोर्स तो वो है जो इसके सेंटर से जमीन नीचे लगा रही है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है इसे खींचने पे नीचे लगा रही है। एक फोर्स वो बना रहा हूं जो ये बॉक्स अर्थ को खींच रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, अपनी तरफ पुल कर रहा है। ये फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस सेम नेचर की हैं। ये दोनों फोर्सेस सेम नेचर की है। कैसे? ये बॉक्स को नीचे अर्थ खींच रही है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फिर अर्थ को ऐसे अपवर्ड ये बॉक्स खींच रहा है, दैट इज आल्सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रेविटी तो अर्थ की होती है, ग्रेविटी बॉक्स की कैसे होगी? नहीं, बॉक्स की भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है।
जितना अर्थ पुल करेगा उतना बॉक्स भी पुल करेगा, दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट एक्ट कर रही होगी। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। समझ आई? क्योंकि ये जितना ये खींचेगा बदले में ये उतना बॉक्स जो है उतना ही अर्थ को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो ये पेयर फोर्सेस हैं, सेम टाइप की फोर्सेस हैं, एक बात। और दूसरी बात, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रही है। ये बॉक्स को अर्थ खींच रहा है, ठीक है, और अर्थ को अपवर्ड ये बॉक्स खींच रहा है। सही है। अब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लग रही है, पहली चीज। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि दोनों की टाइप भी जो है वो सेम है। अब न्यूटन का जो है वो थर्ड लॉ यहाँ पे वैलिड रहेगा। इन दोनों फोर्सेस के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? तीसरा केस, अगर मैं यहां पर एक अपवर्ड फोर्स शो करूं, पुश फोर्स, कि ये सरफेस जो है वो, यानी अर्थ जो है वो बॉक्स को अपवर्ड पुश कर रही है, ठीक है, अपवर्ड बॉक्स को अपवर्ड पुश कर रही है ऐसे, ठीक है। अगर मैं ये शो करूं कि ये अपवर्ड पुश कर रहा है, यानी बॉक्स को अर्थ अपवर्ड पुश कर रही है, और बॉक्स, ये वाला बॉक्स अर्थ को डाउनवर्ड पुश कर रहा है, ठीक है, अर्थ को डाउनवर्ड पुश कर रहा है। दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, और दोनों की नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। अब यहां पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा भाई। आ रही बात समझ में? दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों फोर्स ऑफ ग्रेविटीज नहीं है, ठीक है, दोनों का टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दोनों फोर्सेस अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रही हैं, तो यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, यहां भी लगेगा, यहां नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में? समझे जी बच्चा पार्टी? समझ आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समर 21 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखिए, a book of weight W is at the rest on the table. A student attempts to state Newton's third law of motion by saying that action equals reaction. If the weight of the book is the action force, what is the reaction force? अगर weight, इधर देखिए, वो कह रहा है कि ये जो बुक है इसको अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन क्या होगा? अभी बताया क्या होगा रिएक्शन बेटा, ठीक है। तो देखो, अब बुक, इधर समझो, ये जो बुक है इस बुक को डाउनवर्ड अर्थ खींच रही है, तो अर्थ को, ये जो अर्थ है इसको अपवर्ड कौन खींचेगा? इसको अपवर्ड कौन खींचेगा? इसको अपवर्ड ये बुक खींचेगी। अगर ये डाउनवर्ड इसका वेट है, इस बुक को डाउनवर्ड अर्थ खींच रही है, तो अर्थ को अपवर्ड कौन खींचेगा? बुक खींचेगी। तो बुक अपवर्ड खींचेगी, अपवर्ड पुल करेगी अर्थ को। अब इस चार में से ऑप्शन ढूंढो कौन सा है। ठीक है, ठीक है। डब्ल्यू एक्टिंग अपवर्ड ऑन अर्थ फ्रॉम द बुक, बुक खींचेगी, टेबल नहीं आएगी बीच में। अगर टेबल आती, तो अगर टेबल आती और ये रुका हुआ होता, ठीक है, अब इसको समझें कि टेबल टेबल आई है, तो टेबल ने यहां से एक पुश लगाया अपवर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाई है, कांटेक्ट फोर्स लगाई है इस पे, तभी ये बुक रुकी हुई है। और अगर स्पेस में ले आऊं बुक बुक को, सैटेलाइट जहां पर होती है वहां ले जाऊं, तो फिर क्या होगा? तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ना, वहां आपको सही से पता चलता है। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रही, केसेस थोड़ा अजीब है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है बेटे। क्लियर है? बढ़े, ये कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। अमार, इसको जरा प्लीज इसको पिक्चर लेके ग्रुप में डाल दो। कर दिया। कर दिया। इसमें दो तीन चीजें मोटी मोटी और मैं बता देता हूँ। देखो, अक्सर केबिन्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे भी एक्सेलरेटर का आया, केबिन के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट्स से अगर मैं केबिन की बात करूं, ठीक है, या एलिवेटर की बात करूं, तो एलिवेटर के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट आ सकता है कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है एलिवेटर के अंदर। अब तीन केसेस हो सकते हैं, या तो एलिवेटर रेस्ट के अंदर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अगर तो एलिवेटर रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो होगा क्या? तो उसका डाउनवर्ड वेट है बंदे का, और जो अपवर्ड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, जो फ्लोर उस पर अपवर्ड लगा रहा होगा, ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, आ रही बात समझ में? दूसरी चीज, अगर ये अपवर्ड एक्सेलरेट करना शुरू कर दे, ये बॉक्स, अभी कोई टेंशन नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर ये अपवर्ड एक्सेलरेट करना शुरू कर दे, तो इस केस के अंदर सुनिएगा, इस केस के अब, अगर एक तो ये है ना कि एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड, तो जब अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा, तो इस केस के अंदर जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, ये वेट से बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स से। ये आपको फील होगा, अपेरेंटली आपको फील होगा ये, ठीक है, अपेरेंटली जब आप, और ये बहुत आसान है। खैर, मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ एलिवेटर की, लेकिन उसमें टेंशन होती है, रस्सी कनेक्टेड होती है, लेकिन समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप एलिवेटर में खड़े होते हैं, जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको अपना वेट थोड़ा बड़ा हुआ महसूस होता है। जब नीचे आते हैं वेटलेस, थोड़े से वेटलेस होते हैं, पेट में हल्की हल्की गुदगुदी होती है, झूले में बैठे नीचे की तरफ आए तो पेट में गुदगुदी होती है, फ्री फॉल में ऐसा होता है, महसूस कीजिएगा कभी, ठीक है। कभी अगर आप जाए किसी अम्यूजमेंट पार्क में, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह एक ही था, वो भी खत्म कर दिया, कराची में तो कुछ भी नहीं बचा, तो आप कहीं बाहर जाएं तो आपको पता लगे दुबई वगैरह के अंदर, तो आपको अंदाजा होगा, ठीक है।
तो इस चीज को समझिएगा। तो जब एक्सेलरेट कर रहे होगा ऑब्जेक्ट अपवर्ड, तो उसकी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि फ्लोर लगा रही है इस बंदे के ऊपर, ये वेट से क्या होगा, ज्यादा। और जब वो नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा होगा, यानी जिस वक्त नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कम हो जाएगी वेट से। कॉन्टैक्ट फोर्स इस वेट से कम हो जाएगी। वेट नहीं चेंज हो रहा, वेट नहीं चेंज हो रहा। हाँ, अगर आप बहुत हाइट से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से नीचे आ रहे हैं, तो फिर जी की वैल्यू चेंज हो रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन जाहिर है, आप 10 फ्लोर से, 9 फ्लोर से, 8 फ्लोर से नीचे की तरफ आ रहे हैं या ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक अलग सिचुएशन है। ठीक है। सो अब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नीचे आते हुए क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, जो कि आपको अपवर्ड धकेल रही है। नतीजा नीचे आ रही बात समझ में नहीं आ रही? तो यहाँ देखिए रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, तो वेट इज ग्रेटर देन नॉर्मल फोर्स। तो W माइनस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होती है, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है। तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होती है यहाँ। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ज्यादा है, तो इसमें से वेट को निकालेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, जो कि अपवर्ड होगी। इसीलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी अपवर्ड होती है यहाँ पे। क्लियर है? इसी पीटर से आइंस्टाइन ने जो है वो अपना एक प्रिंसिपल दिया था, वी कॉल दैट वीक प्रिंसिपल एंड स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल, जिससे आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम कर्वेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एलिवेटर का फ्लोर लगा रहा है उस पर्सन के ऊपर। ठीक है, एलिवेटर का फ्लोर लगा रहा है उस पर्सन के ऊपर, उस पर्सन के पाँव के निचले हिस्से पे, जिससे उस पर पूरी फोर्स लग रही है ऊपर। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन। अच्छा, अब बात करते हैं फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स की। सो वी नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज अ रेजिस्टिव फोर्स। ये एक रेजिस्टिव फोर्स है कि अगेंस्ट द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चाहे रेस्ट से मोशन में आए, मोशन से रेस्ट में जाए। बट प्रेफरेबली हम लोग इसको, ज्यादातर जो हमारी डीलिंग होती है वो रेस्ट से मोशन की तरफ ही हो रही होती है। ज्यादातर डीलिंग हम मोशन से रेस्ट में फ्रिक्शन को बहुत कम डील कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोशन से रेस्ट में आने के लिए फ्रिक्शन नहीं चाहिए होती, फ्रिक्शन ही चाहिए होती है। गाड़ी के ब्रेक शू क्या होता है, वो फ्रिक्शन के बेस पे ही काम कर रही है ना, वो ग्रिप कर लेते हैं। साइकिल के ब्रेक्स होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं, फ्रिक्शन पे काम कर रहे होते हैं। चलती हुई साइकिल को रोकना है तो आपको ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे। सो स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में आओ कि मोशन से रेस्ट में जाओ, यू नीड टू अप्लाई ब्रेक्स, तो उसके लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब आप देखिए, दो तरह की फ्रिक्शनल फोर्स है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है और एक रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। याद रखिएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, तभी आप रोलिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सवाल है, मतलब आप तभी व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर आपके पास कांटेक्ट एरिया जमीन के साथ बहुत ज्यादा है। तो जो ग्रूव्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स हैं, उनका कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाती है। और रोलिंग फ्रिक्शन में ये एरिया, छोटा सा एरिया कांटेक्ट में होता है। ठीक है। सो कांटेक्ट एरिया, यहां पर कांटेक्ट एरिया कम है, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है आर एफ वो भी कम है। यहां कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन एस एफ ज्यादा है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? यही तो वजह है कि व्हील को इजाद किया। व्हील की इन्वेंशन ही इसीलिए हुई कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है। समझ आई? अब आप देखिए, अगर मैं कंपैरिजन करूं, ये स्लाइडिंग, अगर मैं इसको राइट साइड पे मूव करा रहा हूं और इस बॉल को भी राइट साइड पे मूव करा रहा हूं, तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट दिखा हुआ ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो दोनों ऑब्जेक्ट राइट साइड पे जा रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, और चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट राइट साइड पे जा रहे हैं, तो जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करूं, तो अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड पे जा रहा है तो उसकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन बैक साइड पे होगी। ध्यान से सुनो, अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड पे जा रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पे होगी। सुनो, तो और ये है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि फ्लोर लगा रहा है इस बॉक्स के ऊपर अपवर्ड। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगी। आ रही बात में? इसको रिजल्टेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये रिजल्टेंट फोर्स होगी इन दोनों की, जो इस डायरेक्शन में लग रही होगी। एक बात, ठीक है। एक चीज सीखी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, उसकी अगेंस्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करती है। रोलिंग में क्या होता है, ये रोल कर रहा है राइट साइड पे, तो रोल करते हुए ये व्हील यूं घूम रहा है, और व्हील जो घूम रहा है, जब व्हील यहां पहुंच रहा है, तो व्हील के मोशन की डायरेक्शन पीछे की तरफ है। अगरचे व्हील आगे जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर व्हील के मोशन की डायरेक्शन पीछे है। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन की डायरेक्शन के अगेंस्ट होती है, तो इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे की तरफ होगी। आ रही बात समझ? समझ आई? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसके अपोजिट होगी। रोलिंग में जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। समझे? क्लियर है? अच्छा जी, क्वेश्चन है, a sphere is pulled in a straight, अच्छा, the mass of the sphere is 89 kg, the wire is at an angle of 28 degree to the horizontal, the variation with time t of the velocity of the sphere is shown। ठीक है,
यूज फिगर 2.2 टू डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव बाय द स्फीयर फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to 5 सेकंड। तो भाई 0 से 5 सेकंड तक ये पूरा एरिया निकालोगे तो जाहिर सी बात है क्या निकल आएगा आपके पास, डिस्टेंस कवर है वो निकल आएगा। तो निकाल लेते हैं, इसमें कौन सा मसला है, तो आप खुद भी कर सकते हो यार। ठीक है, तो इसका एरिया मैप निकाल लो या डायरेक्ट ट्रिपेजियम का जो है वो फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो इधर ट्रिपेजियम का लग जाएगा, इधर ट्रिपेजियम का लग जाएगा, इधर रेक्टेंगल बन जाएगा। सो ट्रिपेजियम के अंदर क्या होता है, ट्रिपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो ये है, इसको हम कहेंगे एच। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, जाहिर है कि ये लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, ये ब्रेथ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी। क्लियर है, तो अब निकाल लीजिए। तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 3.0 मल्टीप्लाई बाई सम कितना हो जाएगा 2 प्लस 4.2 एंड 4.4 4.4 प्लस लेंथ कितनी हो जाएगी 4.4 इंटू ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5 माइनस 3 दैट इज 2। क्लियर है ये बच्चों, तकरीबन 9.6 प्लस 8.8 और ये 18.4 18.4 18.4 ठीक है, नहीं यार 18.4 ठीक है, 18.4 मीटर। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है, ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 18 मीटर इसका सिग्निफिकेंट फिगर विद 2 SF में इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यूज फिगर 2.2 टू शो दैट द एक्सेलरेशन। जी कश्यप बोलिए। सर ये 18.5 होता है, हमें 2 सिग्निफिकेंट में आंसर दिखना होता है तो 19 तक करता है। 19 होना ही वही था, फिर 19 होना था। ठीक है, यूज फिगर 2.2 टू शो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर इज 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करनी है, तो बहुत ही आसान है, आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है और 2 सेकंड्स पे करनी है, तो 2 सेकंड ये रहा, बाकी सबको मिटा दें। सो 2 सेकंड निकालने के लिए आप इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड कर लें, इस लाइन का, तो ग्रेडियंट बहुत ही आसान है। अब इस लाइन का ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, राइज अपॉन रन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू राइज अपॉन रन। सो अब इसका राइज निकाल लेते हैं, ये इसका रन हो जाएगा। सो राइज कितना है, तो ये 4.4 है और ये कितना है 2, सो 4.4 माइनस 2.0 और ये कितना हो जाएगा रन 3.0 माइनस 0, जाहिर है। तो 4.4 माइनस 2.0 कितना होता है 2.2 डिवाइडेड बाई 3.0, कितनी एक्सेलरेशन, मेरे ख्याल में 2 पॉइंट 4 इसमें 2.4 ओवर 3.0 नहीं होना चाहिए, ठीक है 2.4 2.4 ओवर 3 होना चाहिए ना। माइनस, अब तो 2.4 है ना, मैंने 2.2 कर दिया था। ठीक है 0.8 0.80 आ रहा है, 0.80 आ रहा है। हाँ ठीक है, आ गया, प्रूफ हो गया। द टेंशन इन द वार इज 2 एट टाइम t is equal to 2 is 240 न्यूटन। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर। हॉरिजॉन्टल फोर्स, भाई ये टेंशन खींच रही है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये रही इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये Tx है, Tx इज इक्वल टू T cos थीटा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो टेंशन कितनी बोली उसने 240, तो ये हो जाएगा 240 cos कितना डिग्री था 28 डिग्री, 28 डिग्री। कितना होगा भाई बताओ, Tx है 211.9 211.9। 9 तो सिग्निफिकेंट फिगर में 212 हो जाएगा। इसको प्लीज 210 मत कर देना। ठीक है, मुझे पता है कि इसको किया हुआ मार्किंग स्कीम में, लेकिन आप अभी मत करना, अब कर लो यार, बस अब कर दो, मैं क्या बोलूँ, फिर 10 सवाल। तो अब कैलकुलेशन में आगे 212 लिखना, वो ये राउंड ऑफ वाला मत लिख देना। टोटल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो भाई ये फॉरवर्ड फोर्स है, तो बैकवर्ड फोर्स कितनी होगी, वो रेजिस्टिव फोर्स एफ होगी, ये निकालना है आपने, तो अभी निकाल दो। तो देखो फॉरवर्ड फोर्स कितनी है 212, बैकवर्ड फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इन दोनों का डिफरेंस रिजल्टेंट फोर्स होगी। क्लियर है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एफ। आप चाहो तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, अगर आप चाहें तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैकवर्ड आर कह दें। ठीक है, कोई मसला नहीं है, बैकवर्ड फोर्स को आर कह दें आप। ठीक है, तो अब आप आ जाएं 212 माइनस का रिजल्टेंट फोर्स, इसको उधर ले जाएं, इज इक्वल टू आर रेजिस्टिव फोर्स। 212 माइनस एम ए इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स। 212 माइनस का मास कितना है, मास 80 कितना गिना था बंदे का 89 की, हाँ और एक्सीलरेशन कितनी 0.8, सो 89 टाइम्स 0.8 इज इक्वल टू आर। सो प्लीज आर की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, मेरे ख्याल में 100, ठीक है, तो ये 140 हो जाएगा 2 SF में। क्लियर है, अब कह रहे हैं नाउ स्फीयर इज नाउ लिफ्टेड अपवर्ड, अब ये अपवर्ड लिफ्ट कर रहा है बाय अ गस्ट ऑफ विंड। गस्ट कहते हैं झोंके को, हवा का झोंका। ठीक है,
तो उससे ये अपलिफ्ट कर रहा है, यानी ऊपर ऐसे जा रहा है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये है कि ये होगा टी वाई, और टी वाई होता है टी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, और ये बैलेंस करेगा यकीनन वेट को। अब ऊपर जा रहा है ना, तो ये वेट को बैलेंस करेगा। तो बाय कंसीडरिंग द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल डिटरमाइन द न्यू टेंशन इन द वायर। तो देखो नाउ टी साइन थीटा विल बी बैलेंस बाय वेट। तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी अपॉन साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो टी इज इक्वल टू 89 टाइम्स 9.81 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कितना आएगा, अब नया एंगल 45 डिग्री है, सो यू हैव न्यू एंगल 45 डिग्री। जी बताइए क्या आंसर आ रहा है। सर 1234.7। सो ये टेंशन जो है राउंड ऑफ हो जाएगी 1200 न्यूटन में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। प्लीज ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए, और मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अगली क्लास में लीनियर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे।